हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है संघर्ष का युग, लगभग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच। अध्याय 20 है। सबसे पहले अरबों का जो आक्रमण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अरबों का जो आक्रमण है, समय है 1009 ईस्वी से पहले। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इनकी जानकारी हमें बिलादुरी के द्वारा रचित पुस्तक फुतूह अल-वल्दानी तथा चचनामा से मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके ठट्टा के पास देवल बंदरगाह को जीत लिया। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। तुर्कों का जो आक्रमण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम अल्पतगीन का आता है। यह गजनवी वंश का जो है संस्थापक था। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना इसी ने किया था। इसके बाद सुबुक्तगीन, देखिए, यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की जो है पराजय हुई। तीसरा नाम आता है महमूद गजनवी का। यह सुल्तान, जो महमूद गजनवी था, यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। यह उपाधि बगदाद के खलीफा से जो है प्राप्त की थी और यह जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1025 में जो है सोमनाथ शिव मंदिर पर जो है इसने आक्रमण किया था। यह गुजरात में है। इसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये जो था भारत में तुर्की राज का ये संस्थापक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का ये वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। इसके बाद देखिए, मोहम्मद गोरी के जो दास थे कौन कौन थे, तो ताजुद्दीन याल्दौस था। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना इसी के संदर्भ में हुआ। इसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा, ये उच्च मुल्तान था। और बख्तियारुद्दीन खिलजी, ये बंगाल का या ये बंगाल से संबंधित था। तो इसका जो संबंध है, और मोहम्मद गोरी के जो दास हैं ताजुद्दीन याल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और बख्तियारुद्दीन खिलजी, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, अगर बात करें तो सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालना शुरू किया। इसके बाद सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया गया तथा दिरहम नामक जो है सिक्का चलाया गया। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो अपने पिता के मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध व विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। जो आक्रमण का क्रम कौन सा था, 16वां था। गजनवी के आक्रमणों का जो उद्देश्य था, यहाँ के धन को लूटना और इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध भी युद्ध को जो है लड़ा था। तो महमूद गजनवी जो था, ये मुल्तान के जो मुस्लिम शासक थे इनके विरुद्ध भी युद्ध जो है ये लड़ा था। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष जो है आरंभ कर दिया। 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया। जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने स्वयं को जलती चीता में जलाने का जो है निर्णय लिया। हिंदू शाही राजधानी वहिंद यानी पेशावर के जो निकट में स्थित था। 1008 से 1009 ईस्वी के आसपास महमूद और आनंद पाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। महमूद गजनवी के घुड़सवार धनुर्धरों के आक्रमणों ने शत्रु सेना को जो है तितर बितर कर दिया, इधर उधर कर दिया। उसने थानेश्वर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का जो है विध्वंस कर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक मात्रा में जो है संपत्ति लूटी थी। ठीक है, उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाले बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक के रूप में भी पेश किया था। बुत सिकन या मूर्ति भंजक के रूप में भी उसने जो है अपने आप को पेश किया और उसके द्वारा सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कनौज पर तथा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया था। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया गया था।
महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल-बरूनी जो है ये भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो अल-बरूनी जो था, याद रखिएगा, यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अल-बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्यायों और अनेक उप अध्यायों में विभक्त है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद सेल्जुकों के शक्तिशाली साम्राज्य की जो है स्थापना हुई, सेल्जुको। इसके बाद राजपूत राज के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण थे। तो उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण थे। राजपूत समाज का आधार क्लैन था, यानी कुल था। प्रत्येक कुल अपने को एक सामान्य पूर्वज का वंशज बताता था। 10वीं और 12वीं सदियों के मध्य के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में मंदिर निर्माण की जिस शैली ने प्रधानता प्राप्त की वह नागर शैली कहलाती है। इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। इस शैली के मंदिरों के सबसे अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर और उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर हैं। इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर जो है परिलक्षित करते हैं। उड़ीसा यानी वर्तमान जो है उड़ीसा, इस उड़ीसा में इस काल के मंदिर स्थापत्य का सबसे भव्य उदाहरण जो है लिंगराज मंदिर 11वीं सदी का जो है और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। तो उड़ीसा में इस काल के मंदिर स्थापत्य का सबसे भव्य उदाहरण अगर देखा जाए तो लिंगराज मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इस काल में बनवाया गया था। चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? तो भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद, जो कि मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से भी ये जाना जाता था, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, जिसके पश्चात 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीम द्वितीय यानी मूलराज ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में जो है प्रथम पराजय थी। मोहम्मद गोरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। जिस समय मोइजुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को पदमार्दित कर रहा था, उसी समय मात्र 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण करके महोबा के लड़ाई में चंदेल शासकों को जो है परास्त कर दिया और इसी युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए अल्लाह और उदल नामक दो भाई जो है वीर गति प्राप्त करके लोकगीत के नायक बने। तो वीर गति प्राप्त कर लोकगीत के नायक बने और पृथ्वीराज तृतीय का जो समय है 1178 से 1192 ईस्वी, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है तराइन की जो लड़ाई है, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो है संघर्ष की शुरुआत तराइन के लड़ाई से होता है और तबर हिंद यानी भटिंडा पर दोनों के अधिकार को लेकर यह जो है लड़ाई शुरू हुआ था और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की सेना जो है बुरी तरह से पराजित हुई। किसकी सेना? तो गोरी की सेना। सन 1192 की तराइन की द्वितीय लड़ाई में उसने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया। इसमें 10,000 घुड़सवार और धनुर्धारी भी शामिल थे। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता जो है निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए।
पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने जो है दिया गया और इसके कुछ ही दिन बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। तराइन के युद्धों का वर्णन जो है मिनहाज उस सिराज में किया गया है। किसमें? मिनहाज उस सिराज में। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया और भारत का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सौंप दिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत वापस आया तथा 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार करके कनौज की ओर बढ़ा। कनौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गोरी और जयचंद के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। तो याद रखिएगा, देखिए, तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार जो है आक्रमण किया। उसने खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या करके उनके विद्रोह का दमन कर दिया। खोखरो, मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 1206 ईस्वी के बाद 1206 ईस्वी में होता है और उसके बाद उसके भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्राप्त हुआ। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय राज्यों का जो उत्तराधिकार था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको प्राप्त हुआ। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है 1206 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी के दूसरे गुलाम जो यालदौस था, इसको गजनी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा व विक्रमशिला जो कि बिहार में है, तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने जो है ये गृह प्रांत की ओर जाते समय मोहम्मद गोरी की दमयक नामक, कहां पर? दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हत्या कर दी गई। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका समय है 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच। तो नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।